वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये बात बता दें कि जो प्राचीन भारत है, हिस्ट्री को 3 कालखंड में बाँटा जाता है। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री एंड तीसरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हम अभी जो बात करेंगे इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें फिर हम मेडिएवल की और फिर मॉडर्न के बारे में हम बात करेंगे। इसमें लगभग जो है पिछले 20 साल का जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन करते हैं या फिर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए कि आप जो है उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। तत्पश्चात ही आप उस एग्ज़ाम में बैठने जाएँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। चलिए बिना देरी किए हम आज पहला क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन भारत से। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसमें ऑप्शन उस समय ये क्वेश्चन है 2018 का और जो 64वीं बीपीएससी हुआ था उसका जो ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाते थे उस समय, क्योंकि उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब तो नेगेटिव मार्किंग है और 4 ऑप्शन है, उस समय 5 ऑप्शन थे। तो जो इसका भारत के जो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो आपको प्राप्त हुए थे, वे प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। ठीक है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, हम ये भी देखेंगे। तो हम ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो भी देखेंगे, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में अगर पूछ ले तो हमें यह सहूलियत होगी बनाने में। ये सिर्फ आपको बीपीएससी में ही हेल्प नहीं करेगी, आगे आने वाली जो भी एग्जाम होंगी जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछती है, वहाँ भी आपको ये सहायक सिद्ध होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल जो है वो मेहरगढ़ को ही माना जाता है, जो कि 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। तो मेहरगढ़ जो था वो ईसा पूर्व में जो है मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था, जो 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। कुछ विद्वान जो है मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है वो 8500 ईसा पूर्व भी मानते हैं, और लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नामक जिले में स्थित जो है लहुरा द्वीप है। ठीक है। लेकिन यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि हमने पहले ही बात की। यहाँ पे 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल का साक्ष्य वाला जो स्थल है वो है आपका कोल्डिहवा, जो कि प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है, और 5500 ईसा पूर्व से चावल की भूसी के साक्ष्य जो है वह यहाँ से मिला हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर चावल की साक्ष्य बोला जाए तो वो कोल्डिहवा है। अगर अ, ये मानव की पशुपालन के साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो वो आपका मेहरगढ़ है। लेकिन नवीनतम जो है वो आपको संत कबीर स्थित नगर जिले के लहुरा देव है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसको कलकोलिथिक युग जो है वो कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को जो है वो कलकोलिथिक युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताम्रपाषाण युग को क्योंकि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उसे हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, और उसे ही हम लोग कोलकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2000 ईस्वी का क्वेश्चन है, जो कि 44वां बीपीएससी में ये पूछा गया था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समांतर किस रंगों का प्रयोग होता था? तो लाल रंगों का जो प्रयोग है वो आपको देखने को मिलता है हड़प्पा कालीन बर्तनों पे। इसमें अगर हम डिटेल में देखें तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों पर व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था,
हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किए जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां में बांटा गया था। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन होते थे और दूसरा जो था वो चित्रित मृद भांड थे, मतलब उस पे चित्र उकेरित किए जाते थे। मृद भांड को बनाने वाली मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिससे पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप जो है वो ग्रहण कर लेता था। और इस मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई भी की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की जाती थी। तो अब आने वाले क्वेश्चन जो भी होगी इससे वो आई होप कि बन जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल में जो है वो पड़ता है। अब आदि ऐतिहासिक का मतलब समझ में आता है कि वहां पे जिस काल में लिपि आपको मौजूद हो, अर्थात जो है वहां पे लिखे हुए साक्ष्य तो आपके पास मौजूद हैं लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते, तो वो सारे जो घटनाएं होती हैं, सारे जो युग हैं वो आपको आदि ऐतिहासिक काल में ही आते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला में ज्ञान से पहले का कालखंड जो है वो प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। मतलब जहाँ पर कोई लिपि नहीं है, कोई पढ़ने वाला या कुछ नहीं, कोई लिखित साक्ष्य अगर आपको प्राप्त नहीं हुए हैं तो वो सब किस कालखंड में आते हैं, प्रागैतिहासिक कालखंड में जो है वो आते हैं। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड जो है वो आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है वो आपका आदि ऐतिहासिक में आती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर महत्वपूर्ण विशेषता की अगर आप बात करें तो पकी हुई ईंटों से बनी इमारत जो है वो वहां की मुख्य विशेषता के तौर पर जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है वो नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पकी हुई ईंटों की बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम और मोर्टार द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो अगर बंदरगाह की बात आती है तो आपको पता है कि लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो कि आपको गुजरात में है। तो अभी हमने डिस्कस किया है लोथल का है। ये क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए है क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन कन्वर्ट करके पूछा हुआ था और ये जो क्वेश्चन है वो 67वीं बीपीएससी 2022 की पीढ़ी का क्वेश्चन है। और अभी जो हमने बात किया था वो 55 देखिए 53 और 55 11 में ये क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर 2022 में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22 हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिवीजन करके जाएंगे तो क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। अब ऊपर में जितने क्वेश्चन देखे हैं उससे आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अब देखिए कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा की बात की जाए तो बनावली से जो है वो टेराकोटा का हल आपको प्राप्त हुआ है। और बनावली की बात करें तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जूते हुए खेत की बात किया जाए तो कालीबंगा, कालीबंगा से जो है वो जूते हुए खेत के प्रमाण हमें अब मिला है। धोलावीरा की बात करें तो वहां पे सुव्यवस्थित नल योजना देखने को मिला है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो विशाल स्नानागार है, अन्नागार है। और फिर यहाँ पर अगर लोथल की बात करें तो ये आपका बंदरगाह वाला शहर है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था 66वीं बीपीएससी 2020 में। अब इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली से पकी हुई ईंटों की बनी हुई हल्की प्रकृति जो है वो आपको मिला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो उत्खनन से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो आर.डी. बनर्जी तो आपको देखने को मिलता है। के.एस. दीक्षित जो है वो भी आपको इसके उत्खनन से संबंधित आपको मिलते हैं। एम.एस. बस्त जो है वो भी आपको मिलते हैं। बी.ए. स्मिथ जो हैं वो आपको इसमें नहीं मिलते हैं और ये क्वेश्चन 2015 का है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926-27 में जो है सो मधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था तथा इसके विपरीत या कह सकते हैं इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, आर्नेट मेके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि भी जो है सप्ताह की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा सप्ताह की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतीय एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका बोगस कोई का महत्व है किस लिए? तो बोगस कोई का जो महत्व है वो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन जो है वो आपको देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी 1994 की पीढ़ी का क्वेश्चन है। बोगसगोई जो है एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिसके नाम आर्य जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों के तथा या फिर कह सकते हैं रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो आपको परुष्णी नदी के तट पर जो है वो लड़ा गया था। 10 राजा युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं से एक संघ को हराया था। इसमें किसने हराया था? तो भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन जो हैं वो अनु, दू, यदु, पुरु, तुसुगु तथा 5 लघु जनजातीय का समूह सम्मिलित था जिसके पुरोहित जो है वो विश्वामित्र थे। तो उसे हराने का कार्य किसने किया था? तो जो है सो राजा सुदास ने किया था। किस नदी पर? तो परुष्णी नदी पर। अगला जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो आपके ऋग्वेद के सोम से संबंधित है। अब मैं से आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है वो आपको ज्ञात्री मंत्र देखने को मिलता है? ज्ञात्री मंत्र जो है वो कौन से आपके मंडल में देखने को मिलता है? ये आप हमें कमेंट में बताएं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसका डिस्कस कर ही लेंगे। तो आपको पता है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तो क्वेश्चन अब अगर पूछा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं और 9वां मंडल जो है वो सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। 9वें मंडल के जो भी मंत्र हैं वो सोम आर्यों के मुख्य पेय था जिसे मुजबंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी अभी हमने बात किया ही है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो सोम एवं इस पेपर नामकृत देवता जो हैं उनके द्वारा जो है ये समर्पित है। अगला जो हम अभी क्वेश्चन पूछे हैं ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका तो सीधा सीधा हमने आंसर यहाँ पर दे ही दिया था। अगर आप यहाँ पर देखें कि ज्ञात्री मंत्र किस से लिया गया था तो हम अभी ऋग्वेद को ही टारगेट किए थे। तो आपको ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है और इसका रचनाकार जो है वो विश्वामित्र थे और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में जो है वो ज्ञात्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का
प्रतिपादन किया था। तो अगर आप वैशेषिक को टिक मारेंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है वो सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। और वैशेषिक सिद्धांत है उसको प्रतिपादन किसने किया था? तो महर्षि कणाद ने किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पता होगा ये सभी दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो योग दर्शन का आपको पता है पतंजलि से योग दर्शन जो है सो आपको पतंजलि से संबंधित है। सांख्य दर्शन जो है महर्षि कपिल से संबंधित है। न्याय दर्शन जो है महर्षि गौतम से माफ कीजिएगा विश्वामित्र से साथ संबंधित है। न्याय दर्शन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हूँ, इसलिए आप इसको ना याद करें। और वैशेषिक जो है वो महर्षि कणाद से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी से जन्म से देखिए कितना बार 97 में क्वेश्चन पूछा, 15 में 5 में क्वेश्चन पूछा और फिर 11 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनको तो ये सब याद ही होगा। महावीर स्वामी का जन्म जो स्थान है वो आपको कुंडल ग्राम में है। ठीक है, महावीर स्वामी की बात किया जा रहा है तो ये आपका कुंडल ग्राम में इनका जन्म है, और जो कुंडल ग्राम है वो बिहार में ही है। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है कुंडल ग्राम या फिर कुंडल ग्राम या फिर कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का जो नाम था वो था त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक जो थे उनके ये बहन थी। तथा पिता जो है वो सिद्धार्थ, जो कि आपको ज्ञात है क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में भी बताया जाता है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशन ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की जन्म तिथि जो है वो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व ही प्रकाशित हो चुकी है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो महावीर स्वामी का जो अब जन्म तिथि के बारे में अगर बात किया जाए तो 599 ईसा पूर्व जो है वो आपका माना जाता है। और महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी। जहाँ पे ईसा पूर्व की बात होती है वहाँ पे तिथि जो है वो उल्टा चलती है। जैसे अभी है 2000 से अगर हम बात करें 2023 की, तो ये तिथि आगे की ओर जा रही है। लेकिन अगर ईस्वी की बात करें तो 2024 अभी चल रही है। अब जैसे मान लो कि अब आने वाला जो साल होगी वो 25 होगा, लेकिन ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो 24 से पहले जो आती है 23 वो आएगी, फिर आएगी आपका 22 फिर 21, ऐसे प्रकार से तिथि जो है वो जाती है। महावीर जैन की मृत्यु जो है निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वो आपका पावापुरी में देखने को मिलता है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में, अभी हमने बात किया, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जी थे, जो कि बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य भी थे। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में उनका जो है निधन होता है, या फिर कह सकते हैं शरीर को वो त्याग देते हैं। उसके पश्चात है अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर या फिर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो है वो जमाली थे, और जमाली कोई और नहीं इनका दामाद था। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जो दामाद थे वे थे आपके जमाली, और यही उनका पहला शिष्य बने थे। ये क्वेश्चन आपको 2005 में पूछा गया है। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और उनसे जो है प्रियदर्शना नामक एक पुत्री जो है वो उत्पन्न होती है। उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से होता है, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन जाता है, और वह उनका प्रथम शिष्य भी थे, या शिष्य भी कहे जाते हैं। जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया, और जमाली ने बाद में महावीर स्वामी का ही विरोध करते हैं और बहुतरवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुतरवाद जो नामक जो आपका संप्रदाय है उसकी शुरुआत किसने किया था, तो महावीर स्वामी के दामाद जमाली ने किया था।
11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर्व कहा जाता है निम्न प्रकार के थे, जो आपका यहाँ पर नाम लिखा है। इंद्र भूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों जो है वो भाई थे। आर्यभट्ट, सुमर्धन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र और फिर अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्व जो है जैन ग्रंथ की अगर बात करें पूर्वकालिक, तो वो है आपका 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। और 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संगम प्रथम जैन सभा में ही किया गया था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैन सभाएं जो है वो कितनी हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म में भी सभाएं हुई थी। उसके पश्चात आप आ जाते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किस स्थान पर दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है पहला ज्ञान इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन 2005 का है। तो आपको पता है कि महावीर स्वामी जो थे वो 12 वर्ष की तपस्या किए थे कठोर, तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन वहीं पर महात्मा बुद्ध की बात करें तो ये सिर्फ 6 साल की तपस्या में ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, लेकिन कौन सी नदी वहां पे थी, तो निरंजना नदी जो थी, निरंजना नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। या फिर आप कह सकते हैं फल्गु नदी, फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी दोनों एक ही नदी का नाम है। वर्तमान में पहले निरंजना कहा था, अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो उस जगह पे जो है इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वे क्या है, बुद्ध कहलाते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान में सारनाथ आते हैं और वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत, उससे समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब इन्होंने अपना देह कहाँ त्याग किया, तो वो थे आपका कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने अपना देह का जो है त्याग करते हैं। ये 2005 में भी क्वेश्चन है, 2011 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। उनके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य जाते हैं। और सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लिए थे और अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां या तो कह सकते हैं यहाँ भी चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को जो है शुक्र मध्वा खाने को दिया है, शुक्रम दो खाने को दिया और इससे उन्हें जो है रक्त तुषार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। और इसी वेदना के बाद भी वे कुशीनारा या फिर कुशीनगर मल्लराज की राजधानी जो है पहुंचते हैं। और यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध धर्म में इसे ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि इनकी जो डेथ हुई थी या फिर शरीर त्यागा था वो था 80 वर्ष की अवस्था में। वहीं पे महावीर स्वामी जी की जो हमने बात किया था वो किए थे 72 वर्ष की आयु की अवस्था में। ठीक है, तो यहीं पे हमने भी देखा था। देखिए ये है रहा आपका 72 वर्ष की आयु की अवस्था में। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अगर आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तकें हैं। देखिए त्रिपिटक की अगर बात करें तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन अगर त्रिरत्न की बात करें तो वो जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन छोटी छोटी पॉइंट से जो है वो क्वेश्चन बनता है, बिगड़ता है, क्वेश्चन सही होता है, गलत होता है। तो त्रिपिटक की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से,
त्रिरत्न की बात करें तो वो जैन धर्म से। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया जाता है और उसे ही हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। इस त्रिपिटक का जो पहला है वो है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम या फिर कह सकते हैं आचार की जो शिक्षाएं हैं वो दी जाती है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो वचन थे वो वहां पर लिखित है या फिर कह सकते उसके बारे में वहां पे वर्णित है। अगला जो है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में आपको दार्शनिक सिद्धांत जो है वो वहां पर लिखे गए हैं। अब यहीं पे त्रिरत्न की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है त्रिरत्न या फिर 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है? तो हमने अभी बात किया जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो है वो जैन धर्म से होगा। 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन जो है वो आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारणा या इसको हम दर्शन भी बोलते हैं, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। ये तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा जो है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग को अपनाती है। मध्यम मार्ग का मतलब जैसे खाना पीना खा करके जो है वो तपस्या करना। लेकिन वहीं जैन धर्म वाले जो हैं वो आपको कहीं आप देखने को मिला होगा दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेतांबर होते हैं वो कभी कभी नग्न अवस्था में भी रहते हैं, तो वो अपने शरीर को जो है वो बहुत पीड़ा देते हैं। अपने जैन धर्म वाले जो मुनि होते हैं उनको आप देखेंगे उनका जो भी बाल वगैरह होता है वो हाथ से ही नोचते हैं, तो कितना पीड़ा होता होगा। तो वो जैन धर्म वाले जो है वो करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म वाले जो हैं वो अपने शरीर को उतना नहीं जो है सो तकलीफ देते हैं। तो आत्मदमन जो है वही दोनों में नहीं मिलता है। तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसके विपरीत जो है महावीर स्वामी जो हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या एवं शरीर त्याग को आवश्यक बताते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैन धर्म जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा अपने आप को देते हैं। यही कारण है, यही सब कारण जो है कि जैन धर्म अगर इतना फला फूला है तो बौद्ध धर्म इतना फल फूल गया था। ठीक है, तो अभी भी आप देख रहे हैं जैन धर्म से ज्यादा अनुयायी की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के पीछे कारण यही है, कठोर कोई भी अपना शरीर को इतना जो है सो कठोर दंड नहीं देना चाहेगा। आप ही एक बाल उखाड़ करके देखो, पता चल जाए कितनी तकलीफ होती है, और पूरे के पूरे सर की बाल जो है वो उखाड़ जाते हैं, फिर आप कह सकते हैं जो फेस पे बाल होती हैं उस सबको भी। उसके पश्चात है बौद्ध गया में बौद्धि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी के कौन से वृक्ष हैं? तो बौद्धि वृक्ष की अगर बात करें तो वो पंचम, वो अपने वृक्ष के पंचम जो वृक्ष हैं वो, क्योंकि जिस जगह पे महात्मा बुद्ध तपस्या किए थे वो वृक्ष तो नष्ट कर दिए गए, फिर उसके जगह पे और वृक्ष लगाएंगे, फिर वो भी सूखते गए या फिर कोई राजा उनको नष्ट करते चले गए। तो अपने जो है सो काल की ये पंचम वृक्ष है। तो महाबोधि मंदिर स्थित जो वर्धमान बोधि वृक्ष है महात्मा बुद्ध की वर्तमान वृक्ष वो नहीं है। इनके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किए थे वो ये वृक्ष नहीं है, क्योंकि वेन्सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया था। ठीक है, उसको या फिर कटवा दिया था या फिर उखड़वा दिया था, जो भी है, लेकिन उसको शशांक ने नष्ट करवा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष जो है वो रोपित हुए और नष्ट हुए। मतलब एक वृक्ष जो पहले थी वो 2 वृक्ष और लाई गए यहाँ पे, ये दोनों भी नष्ट हो गई, तो कुल मिलाकर के ये 3 वृक्ष हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया। ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है वो लगवाते हैं, और यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियां को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एवं अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा जो है वो लगाया जाता है। तो अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। लेकिन बिहार सरकार के पर्यटक विभाग की अगर हम बात करें तो वहां पे ये 5वीं पीढ़ी बताया गया है।
इसी तथ्य के अनुसार जो है ये क्वेश्चन एक बार अथी में भी विवादास्पद में भी आ गया था। कुछ स्टूडेंट जो है वो सिस्टम लगा के चले आए थे, तो उन्होंने इसकी बात की जानकारी दी कि ये तो सिस्टम होना चाहिए। फिर बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया और फिर यह जो है सो ये क्वेश्चन डिलीट हो गई। तो यहाँ पे ये पंचम बात की आती है, क्यों हम ये जो है सो इस पंचम मानते हैं इतना जानकारी होने के बाद भी। तो इसलिए क्योंकि बिहार के पर्यटक जो वेबसाइट है वहाँ पे पंचम माना है, तो अब बिहार सरकार का क्वेश्चन ये सब बनाती है तो हम पंचम ही आंसर टिक करेंगे। उसके पश्चात ही बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में जो है सो बनाया था। बराबर की गुफाएं, तो आजीवक संप्रदाय वाले जो लोग थे उन्होंने ही बराबर की गुफाओं को जो है आश्रयगिरी के रूप में उपयोग में लाया था। तो मौर्य युग के पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। कब? मौर्य युग में। मौर्य युग में जो है पर्वतों को काटकर जो है गुफाएं या फिर कंदराएं जो है बनाने का कार्य कला जो है विकसित हुई थी। और अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा जो है वो सर्वप्रसिद्ध थी। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक की अगर बात करें तो मखली गौसाल जो है वो आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के ही शिष्य थे। किसके? महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म से संबंधित थे मखली गौसाल। किंतु बाद में जो मतभेद हो गया, इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत जो है वो नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो ये तो आपका हो गया आजीवक संप्रदाय की। और हमने अभी बात किया था कि महावीर स्वामी के जो दामाद थे जमाली, उन्होंने भी एक संप्रदाय की स्थापना किया था, जिसका डिस्कशन हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में देना की कृपा करें, अगर आपको याद होगा तो। नहीं होगा तो वीडियो को बैक ले जाए, फिर वहां पर उस चीज को देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे हर्यक वंश के तीसरे शासक, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपका बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश संस्थापक थे। उसके पश्चात अजात शत्रु आते हैं और उन्हीं का पुत्र जो है अजात शत्रु का पुत्र वो था आपका उज्जैन, और यही जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उज्जैन में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर करता है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है और यह नगर जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी जो है वो रहती है। कौन सा? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी, तो जिसने स्थापना की उसने ही पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया था पहला, तो वो थे महाराज उज्जैन। तो हर्यक वंशीय शासक अंतिम थे आपका उज्जैन, या फिर कह सकते उदयभद्र के शासन काल में जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं। ये हमने पिछले ही वीडियो क्वेश्चन में देखा है। उसने राजगिरी के इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी जो है वो स्थानांतरित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो फिर ये क्वेश्चन है उज्जैन। ये क्वेश्चन को बार बार हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है कि ये जो क्वेश्चन है ये 2008 में पूछा, ये 2004-05 में 3-4 में पूछा, फिर ये क्वेश्चन 2000 इसमें पूछा। तो मतलब ये क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीटेड है, इस वजह से ये हमने बार बार ये क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो मगध नरेश उज्जैन के शासनकाल में सर्वप्रथम घटना जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र नगर स्थापना होती है और उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी जो है वो स्थानांतरित कर देते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि जब अजात शत्रु जब शासन कर रहे थे तो उस समय जो है उनकी राजधानी हर्यक वंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने इस तीनों क्वेश्चन को डीपली देखा है, सुना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको पता है प्रथम जो गणतंत्र वैशाली है वो आपका लिच्छवी
इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था और वैशाली युद्ध कला में या सबसे बड़ा या शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी बज्जी संघ के सरप्रमुख थे। और मैं आपको बता दूं कि जो वैशाली है उसकी स्थापना जो है वो राजा विशाल के द्वारा हुआ था। राजा विशाल के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको हम एनसीईआरटी से बता रहे हैं और मोस्टली जो इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है सभी एनसीईआरटी से ही दिया जा रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? किसकी राजधानी? मगध की। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी राजगिरी या फिर कह सकते हैं गिरिब्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ था और इस वंश के पहले राजा जो है वो बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था जिसने राजगिरी या फिर गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो है वो बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। तत्पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उज्जैन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है वो स्थानांतरित कर दी। तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या फिर कहाँ गिरिब्रज कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? तो हमने कितनी बार ये क्वेश्चन देखा। तो ये हर्यक वंश से संबंधित है और ये क्वेश्चन 2011 में बीपीएससी पूछा था। मगध का शासक जो है वो अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व मतलब 492 में इनका मृत्यु होती है, 460 में इनकी जन्म होती है। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा और इनकी हत्या भी उनके पुत्र उज्जैन या फिर कह सकते कौशाम्बी के वत्स राजा उज्जैन से भिन्न माने उज्जैन जो है वो कर देते हैं। मतलब इसको हम पितृहंता वंश के भी नाम से जानते हैं। पितृहंता क्यों? क्योंकि आपको पता है बिंबिसार की जो है हत्या वो अजातशत्रु कर देता है क्योंकि वो उसका बेटा है और अजातशत्रु की हत्या जो है वो उज्जैन कर देता है। तो मतलब इसने इसको जो है इसका बेटा मारा, इसको इसका बेटा मारा और अपने आप को राजा जो है बनाते चला गया। तो इसलिए इसको हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? किसने? सैंड्रोकोटस ने। किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान किससे करते हैं? तो वो विलियम जोन्स। ठीक है। अब विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेखित जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि का जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप जो हैं वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और ये क्वेश्चन आपको 2008 के यूपीपीएससी स्पेशल मेंस में भी है और फिर 2008 के 48वां और 52वां बीपीएससी प्री में भी है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उच्चारण किया किंतु उन्होंने लेखों के देवानपी की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम ही पढ़ लिया गया। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है। ये क्वेश्चन 2005 का है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकश, अनोसिकस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों ने मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडिका के लेखक कौन? तो फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मेगास्थनीज जो है वो आपके इंडिका के लेखक माने जाते हैं। तो मेगास्थनीज का पुस्तक जो इंडिका है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था।
ये सब कहाँ वर्णित है? तो इंडिका में वर्णित है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, अर्थात मेगास्थनीज जो थे वो एक दूत थे। और किसके दूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर की जो है वो एक दूत होते हैं। और वो जो है सो भारत का भ्रमण करते हैं, फिर जब आते हैं तो अपना यात्रा वृतांत जो है वो लिखते हैं, और वही मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका के नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। और इससे पूर्व वह आराकोशिया के छत्रपत के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध कर डाली। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो अंतिम मौर्य शासक जो है वो आपका बृहदत्त होते हैं। और अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या जो उनके ही सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं वही कर देते हैं। और फिर बाद में पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और पुष्यमित्र शुंग जो है वो कौन थे? एक ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण वंश की अगर बात किया तो पुष्यमित्र शुंग। अब जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से जब मैंने कहीं पढ़ा है कि 4800 या फिर 48,000 जो हैं वो बौद्ध स्तूपों को ये नष्ट करवा देते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण के धर्म के थे और बौद्ध कोई और धर्म का था, तो इसी वजह से जो है ये नष्ट करवाते हैं। फिर किस अभिलेखों में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो हैं वो वर्णित है? तो जूनागढ़ के अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। जूनागढ़ जो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति है, तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इससे रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक जो है वो प्राचीन है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? मतलब वो जैन धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे। तो वो थे आपके खारवेल। ठीक है, उनका खारवेल का जो है वो जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा मतलब झुकाव था। क्यों? क्योंकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा या फिर पहले जो ओडिशा कहा जाता था, वर्तमान में उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का उल्लेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है वो क्या था? तो देखिए, कलिंग नरेश जो खारवेल थे उनका संबंध महामेघवाहन वंश से भी है और चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन जो है वो कह सकते हैं इसमें 2 ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर जो है वो ई होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि कलिंग जो चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघना नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघना वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुए। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन जो है वो आपका हाथी गुफा अभिलेख ही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है वो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इतिहासकार विसेट स्मिथ ने अपनी रचा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा जो है वो दे डाली। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके लेखक जो हैं वो हरिसेन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? तो गुप्त सम्राट में जो हुनों को पराजित करने वाला शासक जो है वो आपका स्कंदगुप्त होते हैं। हुनों को पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित हो गए। और यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता जो है वो खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति भी जो है वो
तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपहृत का संज्ञा दिया जाता है? तो बिना जुती हुई जंगली भूमि जो है उसको अपहृत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुयंग सून ने भारत की यात्रा कब की थी? अच्छा, इसका जो है यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक मल था। तो ये तो है, अपहृत भूमि किसको कहा जाता है? बिना जुती हुई भूमि। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि ये किसकी गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में एक पद जो है वो ये था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में जो है ये सुंग यून जो है वो यात्रा करते हैं भारत की। और ये क्वेश्चन 60 से 62वीं के मध्य में 2016 में जो है वो पूछा जाता है। 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आते हैं और अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो है प्रतियां जो है वो एकत्रित करते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? देखिए, ह से हर्षवर्धन है और ह से वैनसांग है। मतलब ये जो है ये व्यक्ति वैनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा करते हैं और ये 2015 का क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री वैनसांग के भारत आगमन की है। उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में जो है वो सुलभ थे अर्थात आसानी से जो है वो देखे जा सकते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत वर्ष की यात्रा के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान करते हैं। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसे आप सीयूकी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इससे अगर आप क्वेश्चन पूछेगा कि सीयूकी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वैनसांग के द्वारा लिखा गया है। वैनसांग जब भारत आए थे तो उस समय भारत की अगर शासन किसका था, तो हर्षवर्धन का शासन काल जो है वो चल रहा था उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे अगर आप पूछे कभी तो आप जो है सो इजिली जो है बना दीजिएगा। अगला है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये तो सिंपल है, कल्हन की पुस्तक का नाम जो है वो राजतरंग। देखिए, हर क्वेश्चन इसका सिंपल है, अगर आप इत्मीनान से साथ अगर पढ़ते हैं, सरसरी निगाहों वाली नहीं। मैंने जब कहा कि हाँ बुक पढ़ लो तो करते करते बुक पढ़ लिया, संभव नहीं है भाई। ऐसे में जो कोई भी क्वेश्चन आप टिकअप करिएगा नहीं बनेगा। आप अगर कोशिश को आपके ध्यान में ये आएगा कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो है बट एक्यूरेट आंसर के तक आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप थोड़ा सा इत्मीनान के साथ पढ़ें। एक बार नहीं होगा 2 बार पढ़े, 2 बार नहीं होगा 3 बार पढ़े। अगर याद नहीं हो रही तो 2 बार पढ़े ना, पढ़ने में क्या है 3 बार पढ़े। जैसे मैं लगातार पढ़ रहा हूँ तो आप पढ़ो, ऑटोमेटिक ये सब क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछी जाती है तो मैंने सोचा आंसर मैं दे ही दूं। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना जो है कल्हन ने जयसिंह के शासन काल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो अर्थशास्त्र रचना की। अब आपसे पूछेगा कि कल्हन जो है वो कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अब कल्हन के द्वारा जो लिखित राजतरंगिणी है उसमें किसका वर्णन है? तो कश्मीर का इतिहास वर्णन है। जो कल्हन जो राजतरंगिणी लिखा उस समय वो किस राजा के संरक्षण में लिखा? तो जयसिंह के संरक्षण में लिखा। फिर चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पे एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बना सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, चंद्रगुप्त, कौटिल्य और जो विष्णुगुप्त, ये तीनों किसका नाम है? तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। चंद्रगुप्त का 2 और नाम है, विष्णुगुप्त और चाणक्य, जिसे आप उस नाम से भी जानते हैं। तो ये इन्होंने राजनीति शास्त्र की एक बुक लिखा, अर्थशास्त्र। बुक का नाम तो है, टाइटल तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ये लिखा हुआ है राजनीति शास्त्र पर या फिर राजनीति विज्ञान पर। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र की अगर बात करें तो बिहार में स्थित है। ठीक है, उदंतपुरी जो है वो आपका, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल शासक गोपाल करते हैं। ठीक है, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? तो पाल शासक गोपाल करते हैं। कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके नन्य देव।
कर्नाट वंश के संस्थापक नन्नदेव 1097 से 98 ईस्वी से वे महान योद्धा थे। नन्नदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना करते हैं, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया, और कर्नाट वंश का शासन काल जो है वो 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है। किस वंश के अंतर्गत, किस वंश के अंतर्गत या फिर किस वंश के अधीन, तो वो आपका कर्नाट वंश के अधीन। फिर कर्नाट वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? हरि सिंह थे। हरि सिंह जो थे वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक होते हैं। तो कर्नाट वंश के हरि सिंह थे। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने जो है पंजी व्यवस्था की जो है वो शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? अछूत की अवधारणा जो है वो आपको धर्मशास्त्र के समय जो है वो आपको अछूत की अवधारणा जो है वो स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा जो थे आपको अम्बस्ट हुए, उग्र है, निषाद है, मागध है, वैदेहक है, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और फिर अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही जो हैं अस्पृश्य माने जाते थे। मतलब ये जो है निर्वसित जो है इन्हें अस्पृश्य जो है वो माना जाता था। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये तो आपको कश्मीर में हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म के जो है वो 4 जो है सो बौद्ध सभा की स्थापना हुई थी, और आप इसको याद कर सकते। पहला जो है वो आपको राजगीर में हुआ था, ठीक है, और वो किसके संरक्षण में हुआ था? तो सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। आप इसको सिंपल एक ट्रिक है उसके तो याद कि राजा महाराजा आजा वैश्य शव का काल है, हटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। इस तरीके से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो है बौद्ध धर्म, इसी यूट्यूब चैनल पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे एक सेपरेट वीडियो जो है वो डाला हुआ है, उसमें ये ट्रिक भी बताई हुई है, उस ट्रिक से क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हैं वो भी बताई हुई है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जाएं और वो वीडियो को जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करके वो आप देखें। अगला क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट अगर हम देखो डिस्क्रिप्शन में जो आपका इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा नोट्स, वो हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के चौथी और अंतिम संगीति जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता है जो वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष इनके उपाध्यक्ष थे, और यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। साथ ही साथ प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्य को जो है विभाष्य शास्त्र भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का सम्राट जो है वो अजातशत्रु थे, ठीक है। तो पहला जो वो हुआ था बौद्ध संगीति, वो राजा महाराजा आजा मतलब अजात शत्रु के शासन काल में जो है वो पहला हुआ था, ठीक है। राजा मतलब राजा जो है वो आपका राजगीर जगह का नाम है, ठीक है, राजगीर, ठीक है, राजा महाराजा आजा। हाँ, महाराजा जो है वो महाकश्यप जो है उस समय अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो आचार्य शाबाकामी या फिर सर्वकामी थे। यहाँ जो हमने अशोक लिखा था वो है गलत, ये क्योंकि अशोक नहीं, वहां पे अजात शत्रु थे। इस ट्रिक में राजा महाराजा आजा, तो आजा मतलब हो जाएगा अजात शत्रु, ना कि अशोक, ठीक है। पहला तो इसका आप एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में देख ही लिए हैं, और या आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म वाले सेपरेट वीडियो में देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बात किया है कि महाकश्यप जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, और इसकी व्याख्या जो है वो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया जा चुका है। अगला है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति राजगिरी या फिर राजगीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में होता है। ज्ञान प्राप्ति उनको बौद्ध गया में होता है। निधन जो है वो आपको कुशीनगर में होता है। प्रथम प्रवचन वो आपको सारनाथ में देते हैं।
तो पहला का जो है वो है आपका 3, तो पहला का 3 जो है वो इसमें है। इसमें आप देखें कि इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब इसमें पूरा टिक करना है कि देखना है कि इसमें पूरा मिलता है कि नहीं, आंख बंद करके नहीं लगाना है कि पहला का 3 है तो ये आंसर सही होगा। दूसरा है ज्ञान प्राप्त, दूसरा का दूसरा, दूसरा का दूसरा मिल गया, तीसरा का पहला, तीसरा का पहला मिल गया, चौथा का चौथा मिल गया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी के वन में हुआ है और बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन होता है, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बौद्ध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ देखिए बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, वहाँ जहाँ मतलब हो जाएगा वहां पे महात्मा बुद्ध जो है वो क्या किए थे, तो बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध के मंदिर बने हैं तो बौद्ध गया महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका मतलब है कि बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पे मंदिर जो निर्माण किया गया। तो बौद्ध गया में 6 वर्ष की जो साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 35 वर्ष की आयु में अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 वर्ष के पश्चात, मतलब ये 29 वर्ष में गृह का त्याग करते हैं, मतलब घर का छोड़ना जो है वो 29 वर्ष में घर को छोड़ते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जो है इसको शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है, तो कनिष्क के रूप में, कनिष्क के शासन काल में जो है वो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में जो है वो माना जाता है। तो कनिष्क के शासन काल में संपूर्ण जो चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी उसमें बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध के देवता माना गया, लेकिन वहीं पर उनकी पूजा की जाने लगी, लेकिन वहीं इसी के साथ अनेक बोधिसत्व का भी पूजा पाठ प्रारंभ होते हैं, लेकिन वहीं पर हीनयान जो है वो उनको देवता नहीं मानते। हीनयान कहते हैं कि एक महान पुरुष थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ईसा की 6ठी शताब्दी में प्रथम गणतंत्रात्मक जो थी वो वैशाली थी। ये क्वेश्चन हमने इसी वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों के राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की सूची जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो अंगुत्तर निकाय में, यही पे स्टेटमेंट ऑप्शन है, अंगुत्तर निकाय में जो है वो 16 महाजनपदों की सूची जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और वो कौन है, तो बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें 16 महाजनपदों में आपको अंग, मगध, काशी, कौशल, बत्सी, मल, चेदी, वत्स, गुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये जो है 16 उस समय के महाजनपद थे। अब आपको पता है कि जन होता है, फिर जनपद होता है, फिर महाजनपद होता है, मतलब गांव को आप लोग मान लो जन, अभी जो वर्तमान प्रखंड होती है उसको आप मान लेते हैं जनपद, और प्रखंड मिलाकर के जो एक जिला का निर्माण होता है उसे आप मान लीजिए महाजनपद। इस प्रकार से उस समय विभक्ति थी। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित था। जनसव सूत्र के केवल 12 वर्षों में ही नाम मिलते हैं। जनग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ कुछ नाम भिन्न प्रकार से हैं। मतलब जो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, तो वो आपके कौन थे, अश्मक जो हैं वो आपके दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, तो वो है गुप्त का जो शासन चल रही थी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है।
नालंदा विश्वविद्यालय विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यहाँ दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। इसके जो है सो ध्वंसावशेष बरगांव नामक ग्राम के दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। पश्चिमी शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान देते हैं। तो दान में कुछ पैसे होंगे, जमीन होंगे, कुछ उन्होंने निर्माण करवा दिया होगा। फिर नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री जो है वैनसांग यहाँ आते हैं हर्षवर्धन के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी जो है वो मध्य सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु जो है वो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी। ये मध्यकाल का क्वेश्चन है, बीच में घुस गया है, जो कि एंशिएंट का क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मध्यकाल कहाँ से? चलिए ठीक है, ये आ गया है तो हम देख ही लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता कर्म, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इन व्यवस्था में राज्यों ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया, जिससे बदले में मनसबदार को नगद या फिर जागीर प्रदान जो है वो की जाती थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो सम्राट मतलब जो मुगल बादशाह जो थे अकबर के शासनकाल में। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए वक्तव्य में दिए गए कथन ए और दूसरा कारण दिए हुए हैं, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर इसके सही उत्तर तक पहुंचे। पहला है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, तो यह सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो हाँ, महाविहार को राजकीय प्रश्रय जो है वो वहां पर मिलना जो है वो बंद हो गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, किंतु जो आर जो है वो इसको जो है जो पूरी तरीके से कह सकते हैं व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्रय की बात की गई है और यहाँ पे महाविहार का पतन हो गया था इस बात की। तो प्रश्रय न मिलना और तुरंत पतन हो जाना, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खा रही। नालंदा के एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार के राजगीर, वर्तमान राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणकारों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व जो है वो घटने लग गया, क्योंकि कोई भी संस्थान ऐसी होती है जो जिसे आप फंडिंग ना करो। मान लो एक संस्थान का आप निर्माण कर देते हो और आप उसको फंडिंग नहीं कर रहे, तो वो धीरे धीरे जर्जर अवस्था में चली जाएगी। जो वहाँ पे शिक्षक हैं या जो वहाँ पे कार्य करने वाले जो भी वहाँ पे कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो उस जगह पे नहीं रहेंगे, उस संस्थान को छोड़ देंगे। जब उस संस्थान को छोड़ देंगे, रख रखाव नहीं करेंगे, तो वो संस्थान जो है अपनी जर्जर अवस्था में स्वतः ही आ जाएगी। तो वही बात यहाँ पर किया गया, क्योंकि जो शासक थे पाल शासक, उन्होंने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। तो लोग यहाँ से स्विच करना या स्टूडेंट लेवल स्विच करना शुरू कर दिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो आपको ईसा छठी शताब्दी में, चौथी का आगे छठी शताब्दी में जो है वो आपका उत्कर्ष देखने को मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार जो है वो थे। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र भी थी, फिर जो है गीब्रज राजगिर, ये राजगिरी भी थी। वैशाली चंपा तो नहीं थी, लेकिन ये ए और सी जो है वो दोनों आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आरंभिक राजधानी तो गीब्रज थी, बाद में उज्जैन ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया था।
जिस वजह से आपको यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ पे आरंभिक मगध की राजधानी पूछती तो हम राजगीर टिक कर देते, और अगर बाद की पूछती तो हम पाटलिपुत्र टिक कर देते, बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन इसमें फंस गया। अगर वहां पर ई ऑप्शन देता तो ई ऑप्शन पे हम टिक कर लेते, आंसर क्वेश्चन आंसर सही हो जाती। ठीक है, अगला शासक है क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो है वो कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है, तो अभी हमने ऊपर ऊपर ही बात किया है, तो प्रथम राजधानी जो है वो आपका राजगीर थी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, ये प्रथम राजधानी कहाँ थी, प्रथम आरंभिक राजधानी जो है वो आपको राजगीर या फिर देवरस थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद जो है वो मौर्य वंश के शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित करते हैं। आपको पता है नंद वंश के अंतिम शासक जो है वो आपको महापद्म नंद होते हैं, और महापद्म नंद को ही जो है सो मार करके ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य की सहायता से शासन या फिर गद्दी जो है स्थापित करते हैं। तो नंद की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। ठीक है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके जो है वो की जाती है, और नंद वंश में कुल 9 राजाएं थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, पांडुक, पंडुगिति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाक, शानक, फिर आपका दशधक, और फिर आपका केवर तथा धननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण जो है वो व्याप्त हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः यह ऑप्शन जो है ये आपका सही है। अगर इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को अगर आप पढ़ना या समझना चाहेंगे वीडियो के तौर पे, तो एक वीडियो मतलब एक सीरियल है श्याम बेनेगल जी के द्वारा जो है वो धारावाहिक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ठीक है, श्याम बेनेगल जी के द्वारा जो है ये इसको बनाया गया है। एक बार आप देख लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है वो आपको दिख जाएगा। आपको पता है कि हमारे जो मस्तिष्क होते हैं वो इमेज को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि लाइन को। अगर आप पढ़ते वक्त से पढ़ रहे हैं तो कभी भी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन वहीं पे अगर उससे कनेक्ट करके आप इमेज को एक्सेप्ट करते चले जाओगे तो ये क्वेश्चन फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? तो विशांक दत्त। विशांक दत्त द्वारा जो है मुद्र राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या फिर कुलहीन भी कहा गया है, और 18वीं शताब्दी में धुनिंड राज ने मुद्र राक्षस पर टीका लिखी। मुद्र राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या फिर अभिसारिका विंध्यकत जो है वो आपको देखने को मिलता है उनका उल्लेख। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो धनानंद, और सिकंदर को रोकने का काम जो है वो चाणक्य जी ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये आया तो फिर तांडव मचा के ही जाएगा। तो क्योंकि अब उनको उस समय तक दिख गया था कि धनानंद को हमको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन गद्दी बैठाना है, इसलिए महापद्म नंद के उत्तराधिकारी की सांख्य पुराण तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिली है। इस वंश का अंतिम राजा धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा है, और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। भद्रशाल उनका जो है वो सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो वो तो लकड़ी का बना हुआ था। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल है वो आपको लकड़ी का बना हुआ दिखता है। तो बिहार के पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो है पुनर महादेव को है, और बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? अष्टप्रधान का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो शिवाजी के द्वारा जो है वो अष्टप्रधान का गठन किया गया था। 65वीं बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पांडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति जो है वो उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय किया था? तो चंद्रगुप्त जो है वो आपको दक्कन की विजय किया था। मौर्य शासक के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय की पुष्टि जो है वो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अभिलेख जिससे यह प्रमाण होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक था। तो कलिंग वाला जो है वो तो आपको जो विजय हुआ था कलिंग का युद्ध, उसमें कलिंग शिलालेख में वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है वो हमें देखने को मिलेगा अशोक का सोपरा शिलालेख। तो रुद्रदामन के अभिलेख से हमें यह देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक था। ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित, सौराष्ट्र आपको गुजरात में है, के शासक पुष्यमित शुंग ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषाप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत में अनार तथा सौराष्ट्र कहा गया, जिससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो है वो सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और फिर कलिंग जो है, आपको पता है कि सम्राट अशोक कलिंग की विजय किए थे, तो कलिंग भी, बिहार भी और अफगानिस्तान भी जो है वो उनके क्षेत्र में था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, शाक्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़ करके सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में जो है वो आयोजित की गई थी। ठीक है। उसके पश्चात है सिंघली, अनुसूचित दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मेघलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति की जो है वो आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। दूसरा जो है वो आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो है वो आपका अशोक के शासनकाल में हुआ। चौथा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है। ये बौद्ध संगीति का शासक से संबंधित है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो अशोक के शिलालेख में मुख्यतः प्राकृत भाषा जो है वो आपको देखने को मिलता है। अशोक के इतिहास में मुख्यतः इससे अभिलेख से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा चुका है या किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरुगुटी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजी एवं मानसेहरा ही लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्ठी में लिखी गई है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरिकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा
लिखा गया। दुभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख का तथा लगमान नामक स्थान से अरामेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख जो है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रचलित भारत की कौन सी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरष्टी भाषा जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरष्टी लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेशन, प्रिंसिप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों का है। जो यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में भारत की लिपि जो है वो थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के मूल जो धम्म का जो मतलब वो जो संदेश जो था उसमें राज्य के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। तो अशोक के धर्म का नैतिक संहिता अशोक अपने दूसरे सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपाश्रवे बहु कायाने दया दाने सचे सोचे महादेय साध्वी चौ, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं साधुता बनाए रखना, मतलब धार्मिक सहनता, बड़ों का सम्मान, शांति, अहिंसा, राज्य के प्रति वफादारी, ये सब कहीं देखने को वहां पे मिलता है। तो सत्य अहिंसा सब यहाँ पे जो है धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः यह जो है ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, क्योंकि एक से अधिक। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक जो है वो मगध के सम्राट बताते हैं। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाण जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेख में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेख में सम्राट अशोक जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख में सर्वत्र उन्हें देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि के उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन जो है वो कहा गया। कौटिल्य के धर्मशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, माफ कीजिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर जो है प्रकाश डाला गया? तो वो तो राजनीति नीतियां से जो है वो संबंधित पुस्तक है। नाम भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन वो रिलेटेड है राजनीति विज्ञान से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातें का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इनकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से जो है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है फिर से। तो आपको तो पता ही है कि यह जो है राजनीति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आर्थिक संबंध से नहीं है। विदेशी नीति, धन संचय, शासन के सिद्धांत, तो ये भी इसमें हो जाएगी। विदेश नीति, राज्य चलाने के लिए विदेश नीति भी तो होना चाहिए। तो इसमें आपको एक दो ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाती है। इस वजह से इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज इसको 7 श्रेणियों में जो है विभाजित करते हैं। पहला है आपका दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी जो पेशा है आप वही पेशा करें, किसी अंतर जाति विवाह जो है वहाँ पे वर्जित देखने को मिलता है। मौर्य, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखनीय किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसको हम ऊपर अभी देख किए हैं। फिर आपका पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है वो एक ग्रीक, ठीक है, तो ये जो है टेरियल्स टॉलमी, तो रोमन पैलेसिस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग इतना ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक व्यक्ति जो है वो लिखते हैं। अनाम नामक व्यक्ति जो है अनाम नाविक लिखते हैं उसे। अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक, मतलब किसने लिखा ये आपको नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। इससे भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख जो है वो किया जाता है। ठीक है,
अनाम नामी मतलब वो अलिखित है, नोन पर्सन। अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो इंडिका है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था, क्या कहता है, ठीक। पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोने के संगम पर हर्यक वंश उज्जैन ने की थी और अपनी राजधानी रांची से पाटलिपुत्र की थी, किंतु विकल्प में उज्जैन है ही नहीं, वरना यहाँ पे उज्जैन ऑप्शन सही होता। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का जो है प्रचलित करवाए थे? तो स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलित जो है वो अधिकतर मात्रा में बीमा कन्फ्यूशियस जो है वो आपको करवाते हैं। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन करवाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कन्फ्यूशियस को स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन का श्रेय जो है वो आपको देखने को मिलता है बीमा कन्फ्यूशियस को, ठीक है। कला एवं कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला में गंधार शैली जो है वो कब फली फूली? तो कुषाणों के समय में जो है वो आपको गंधार शैली फलती फूलती देखने को मिलेगा। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गंधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याय प्रोत्साहन दिया गया और गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कनिष्क हमने पिछले वीडियो में देखा है, पिछली पार्ट्स में हमने मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है बौद्ध संगीति के चतुर्थ संगीति जो कनिष्क के राजदरबार में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया जाता है तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। इस सभा में महासंघिका का वर्चस्व था और बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लेकर उन्हें विभाष्य शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और फिर महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में जो है वो विभक्ति माने बट जाता है। शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग इसकी स्थापना करते हैं और शुंग वंश का जो किस वंश के साथ जो हो जाती है? तो कन वंश की, शुंग वंश के साथ जो है वो कन वंश की भारत में होती है, क्योंकि शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति जो है वो अपने अमात्य वासुदेव के सैनिकों द्वारा मार डाला गया और वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी उसे कन वंश या फिर कनवायन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? गिरनार के स्तंभ लेख से, जूनागढ़ के अभिलेख से, हाथी गुफा से जो है वो राजा खारवेल का नाम जो है वो जुड़ा है। ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में जो है जो डिस्कस किए ही हैं। तो कनिष्क का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की ये देखने को मिलती है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर से अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आभूषण में पर्याप्त विघटन जो है हो जाता है। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेंसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो गुप्त काल में अगर हम बात करें तो वो मुख्यतः बंगाल के ताम्रलिपि का एक प्रमुख बंदरगाह था
जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था वो था भृगु या फिर भरोच, ठीक है। उसके पश्चात जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था, इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार जो है वो होता था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है वो अनुदान दिया था? तो ऐसा कौन सा जो वंश है जो ब्राह्मणों को मंदिरें अथवा जो अ, ग्राम जो है वो अनुदान दिया था, तो वो था आपका गुप्त वंश। इसका हम जो एक्सप्लेनेशन देखें तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखकों ने जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो उपज का छठवां भाग जो है वो था। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग जो है वो राजा को कर के रूप में दान देना पड़ता था, जो आपका सष्टांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमिका को जो है उद्रंक तथा भागकर कहा जाता था या फिर कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान या फिर भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन जो है वो अत्यधिक थी? तो गुप्त जो है उसकी देन अत्यधिक थी। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव जो है सो मतानुयायी थे तथा उन्होंने उसे या फिर कह सकते हैं इसे अपना राजधर्म माना था या बनाया था। अधिकांश शासक जो है वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ जो है गुप्तों का राज चिन्ह भी देखा गया था या फिर देखा जाता था। इसमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण जो है वो प्रतिदिन सूर्योदय फिर या कह सकते हैं सूर्यास्त होता है? तो यह जो है वो आर्यभट्ट की जो है वो अ, व्याख्या है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय या फिर कह सकते हैं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त शासक में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? अतः कौन गुप्त शासक हैं जो औषधि के लिए औषधि के कार्य क्षेत्र में जो अपने आप को जनाते हैं या फिर जाने जाते हैं? तो वो है आपका सुश्रुत, शूद्रक, सैनिक और फिर सौसान। तो जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा ई। क्यों होगा? क्योंकि सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक जो ऋग्वेदिक कालीन जो है वो ऋषि थे। शूद्रक एवं गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार थे जिसे कालिदास के भाषा और कवि पुत्र के साथ जो है वो याद किया गया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना था, क्योंकि गुप्त काल प्रारंभ 275 एडी से गुप्त के से प्रारंभ होता है जो सुश्रुत के मान्य काल के करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन माना औचित्यपूर्ण जो है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वैनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री जो वैनशांग थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। चीनी यात्री वैनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आते हैं। 637 ईस्वी में वैनशांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह जो है बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वैनशांग पुनः नालंदा आया
और यहाँ पर जो है वो व्याख्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वो था आपका मथुरा। चीनी यात्री वैनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक जो है औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके समय जो सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वैनशांग में मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि करता है और वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाला वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, कवि बान निवासी थे। तो कवि बान जो है वो कहाँ के निवासी थे? तो वो थे आपके पाटलिपुत्र के। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बनी, चंडी शतक इसकी प्रमुख जो है वो आपकी रचनाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो वो कब किए थे? तो चीनी यात्री जो इत्सिंग है वो 671 से 672 ईस्वी तक जो है वो यात्रा करते हैं, जो कि इसमें आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ जो है वो बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय करते हैं और वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर के भारत आते हैं। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं और 693-94 ईस्वी में लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट जाते हैं। प्रसिद्ध यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में जो है वो फाहियान भारत की यात्रा करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपका कुमारगुप्त। तो वैनशांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो शाकादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थों के प्रति महती श्रद्धा के कारण की स्थापना करवाई थी। शाकादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। तो कुमारगुप्त की प्रसिद्धि जो उपाधि है वो है आपका महेंद्रादित्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किससे था? तो जावा और सुमात्रा आइलैंड जो है उससे उनका संपर्क देखने को मिलता है। पल्लवी राजवंश देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है वो दान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव जो है वो दान देने के लिए प्रार्थना करते हैं? तो वो थे आपका बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से जो है 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण जो है वो है आपके मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया गया। बख्तियार खिलजी कौन थे? तो मोहम्मद गौरी जो है उनके सेनापति थे। माने उनके 2-4 सेनापतियों में से एक सेनापति ये भी थे। वह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में जो है वो देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब जो है उनकी जो उल्लेख है वो आपको संगम साहित्य में नहीं देखने को मिलता है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्या राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्ण नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तट राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश जो है वो पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो आपका उरेयूर जो है वो था, इसलिए उसका जो है मतलब विख्याति या फिर कह सकते ख्याति प्राप्त था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, मुद्र राक्षस के लेखक निम्न में से कौन थे? तो विशांक दत्त। ये क्वेश्चन जो है वो हम पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। मुद्र राक्षस की रचना विशांक दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तुंडीराज ने मुद्र राक्षस पर जो है टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदई जो है वो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ये क्वेश्चन 1999 की है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज द्वितीय के दरबारी कवि जो है वो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका स्वप्न वासवत्ता के लेखक जो है वो कौन थे? तो वास जो है वो इसके लेखक हैं। महाकवि वास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें 1909 ईस्वी में टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा, योगंध्राने, फिर स्वप्न वासवत्ता, फिर उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरितम, फिर है आपका दूतघटोत्कच, कर्णधार, मध्यम व्यायोग, फिर प्रतिमा नाटक, फिर है अभिषेक नाटक, फिर है अभिमारक एवं चारुदत्त। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है वो आपके कालिदास जो है वो लिखे हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना जो है सो महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं जिनमें प्राकृतिक चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म कथा भी जो है वो वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक कौन है या फिर पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको 67 बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ था। तो किरातार्जुनीय नामक पुस्तक के लेखक जो है वो भारवी हैं। इस पुस्तक के कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इनमें अर्जुन तथा किरात वैश्यधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो है आपको मिलिंद पान्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पान्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना है सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने किया था। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है और यह एक आख्यायिका है जिसके लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन जो है वो प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय जो है वो आपको चोल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर या फिर उसको एक और नाम से जाना जाता है राजराजेश्वर
या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायतों के लिए जो है आपका चोल काल जो है वो प्रसिद्ध है। चोल शासक में सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशाही ग्रामीण संस्थाओं के संचालन से परिलक्षित होती हैं। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूरी से जो है आपका प्राप्त अभिलेखों से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन जो है वो आपका प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल जो है वो आपको अत्यधिक प्रचलित था। इसका व्याख्या जो है ऊपरी वाले क्वेश्चन में आपने देख चुका है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम जो है वो आपका दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार जो है वो कहलाते हैं। दक्षिण में मंदिरों के आकर्षण द्वार जो है वो गोपुरम है, उसको कहते हैं। पांड्य चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली प्रबली रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से जो है अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम ही थी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है बीपीएससी का एंशिएंट जो क्वेश्चन था वो एंशिएंट हिस्ट्री का वो हम कंप्लीट करते हैं। अब अगला जो वीडियो का पार्ट होगा वो होगा आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, और अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं रेवोल्यूशन इन स्टडी बाय सोहन कुमार, तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। ना भूलें, अगर आपको कोई सुझाव है जो आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव लाया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है उसके बारे में आप मुझे अवगत कर सकते हैं या फिर करा सकते हैं। इस पे जो है काम करने का हम कोशिश हर संभव प्रयास करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ऑल द बेस्ट।